हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजड़ागर जी के क्लास में। सामान्य ज्ञान करेंगे आज हम। जनरल नॉलेज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ये रहेंगे। 40 क्वेश्चंस रहेंगे आज वाली क्लास में, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को स्किप ना किया करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो ये बॉल पेन होता है हमारा, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है ए संयानता, बी गुरुत्वीय बल, या फिर सी बॉयल का नियम, या फिर डी पृष्ठीय तनाव। तो यहाँ पर बॉल पेन कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर रहेगा हमारा आंसर बी, गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। बॉल पेन जो है हमारा गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है, बी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा प्रतिध्रुव। प्रतिध्रुव एंटीपोड्स क्या होते हैं? तो प्रतिध्रुव क्या होते हैं? ए वे स्थान जो व्यासीय रूप से पृथ्वी की सतह की विपरीत दिशा में होते हैं, या फिर बी पृथ्वी के वे स्थान जहां एक समान वर्षा होती है, या फिर सी स्थल रुद्ध स्थान, या फिर डी पृथ्वी के वे स्थान जहां एक समान सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो प्रतिध्रुव क्या होते हैं? हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का प्रतिध्रुव क्या होते हैं। तो प्रतिध्रुव होते हैं वे स्थान जो व्यासीय रूप से पृथ्वी की सतह की विपरीत दिशा में होते हैं। जो व्यासीय रूप से क्या होते हैं? पृथ्वी की जो सतह होती है पृथ्वी की सतह की विपरीत दिशा में होते हैं। पृथ्वी की सतह की विपरीत दिशा में होते हैं ये प्रतिध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें मतलब जो व्यापार में काम आती, सबसे ज़्यादा जिससे कमाई होती है, तो वाणिज्य फसलें होती हैं। तो भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? कपास है, दाल है, जूट है और तिलहन है, या फिर कपास, तिलहन है, जूट और गन्ना है, या फिर सी चाय, रबर, तंबाकू और जूट, या फिर डी आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। इसका आंसर रहेगा बी। एक तो कपास से सबसे ज़्यादा जो है इनकम आती है, वाणिज्य फसल है कपास, दूसरे पर है तिलहन, फिर है जूट और फिर है गन्ना। कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, ये हमारी वाणिज्यिक फसलें हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। जो भारत में राष्ट्रीय आय जो होती है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। ए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, बी राष्ट्रीय उत्पादन परिषद द्वारा, या फिर सी राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, या फिर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो क्या इसका आंसर रहेगा? भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर आएगा आंसर हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय के जो प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं वो केंद्र के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तो डी आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य 3 की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? तो जो हिंद महासागर है हमारा, हिंद महासागर, 3 महासागर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक तो प्रशांत महासागर,
सबसे बड़ा महासागर है हमारा जो संसार है, प्रशांत महासागर सबसे जो है प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य 3 की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? तो चक्रवात आता है, बवंडर आता है, प्रभंजन आता है, टाइफून आता है। तो जो महासागर उसमें जो तूफान आता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चक्रवात। क्या महासागरों में क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। ये आंसर रहेगा, हिंद महासागर में तूफान जो आता है वह चक्रवात होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ग्रेट बैरियर रिफ्ट क्या है? जो ये ग्रेट बैरियर रिफ्ट है यह क्या है? प्रवाल रचना, या फिर बी मानव निर्मित दीवार, या फिर सी पर्वत श्रृंखला, या फिर डी ज्वारीय भित्ति। तो क्या रहेगा? ग्रेट बैरियर रिफ्ट क्या है? ग्रेट बैरियर रिफ्ट क्या है? ग्रेट बैरियर रिफ्ट क्या है? तो ग्रेट बैरियर रिफ्ट है यह क्या है? यह है ए परवाल रचना, बी मानव निर्मित दीवार, या सी पर्वत संरचना, या फिर डी ज्वारीय भित्ति। तो ग्रेट बैरियर रिफ्ट क्या है? यह एक परवाल रचना है। क्या है यह? यह एक परवाल रचना है। परवाल रचना ग्रेट बैरियर रिफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवाल रचना है ग्रेट बैरियर रिफ्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये रहेगा पूर्वी घाट, शिवालिक, पश्चिमी घाट, या फिर विंध्य। तो क्या रहेगा 7th का आंसर? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स पश्चिमी घाट है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किलोवाट आवर एक यूनिट है। किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा की, बल की, शक्ति की, समय की। तो किलोवाट आवर एक यूनिट है, किसकी है? किलोवाट आवर एक यूनिट है, यह है ऊर्जा की, बल की, शक्ति की, समय की। तो ऊर्जा की किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा की। किलोवाट आवर एक यूनिट है ऊर्जा की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी कण का रैखिक वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। अगर किसी कण का, कोई कण है मान लो, उसका रैखिक वेग है वो दुगना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? 2 गुना हो जाएगी, आधी हो जाएगी, चौगुनी होगी, या वही रहेगी। तो 9th का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा चौगुनी हो जाएगी। यदि कण का रेखीय वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वोट घंटा इकाई है, ऊर्जा की है, धारा की है, विद्युत की है, या विभव की है। तो वोट घंटा इकाई है, किसकी है वोट घंटा इकाई? यह है ऊर्जा की इकाई है। वोट घंटा इकाई किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। आंसर रहेगा ए, वोट घंटा इकाई है ऊर्जा की। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो ग्रह है पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कठोर सतह वाला नहीं है? बुध है, मंगल है, या फिर शुक्र है, या फिर बृहस्पति है। तो ऐसा कौन सा है इनमें से पार्थिव ग्रह, मतलब इनमें से के एक अलग ग्रह कौन सा है जो कठोर सतह वाला नहीं है? तो बृहस्पति ग्रह कठोर सतह वाला ग्रह नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? तो निम्नलिखित में से मानव शरीर के लिए, जो मानव शरीर है, मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? हार्मोन किस तंत्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं?
अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा, प्रतिरक्षक तंत्र के द्वारा, या फिर परिसंचारी तंत्र के द्वारा, या फिर प्रजनन तंत्र के द्वारा। तो क्या इसका आंसर रहेगा? निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? तो जो हार्मोन नियंत्रित होते हैं वो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा? अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन क्या है? बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहते हैं? जो बृहस्पति हैं और जो मंगल हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं, इनके जो बीच में है परिक्रिया करने वाले छोटे छोटे ग्रह हैं, छोटे छोटे पिंड बोलते हैं उनको, छोटे छोटे पिंड हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पुच्छल तारे, या फिर क्षुद्र ग्रह, या फिर उल्का, या फिर नोवा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो ये जो छोटे छोटे पिंड हैं बृहस्पति और मंगल के बीच, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इन छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पहले रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 14, दो बड़ी जल मार्गों को जोड़ने वाली लघु जलमार्ग को क्या कहते हैं? दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को क्या कहते हैं? तो लघु जलमार्ग क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्गों को क्या कहते हैं? मरुद्वीप, या फिर स्थल संयोजक, या फिर जलडमरू मध्य, या फिर खाड़ी। तो क्या बोलते हैं इनको? दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा जलडमरू मध्य। क्या कहते हैं? सी आंसर रहेगा, जलडमरू मध्य कहते हैं। दो बड़े जलमार्गों को जोड़ने वाले लघु जलमार्ग को कहते हैं जलडमरू मध्य। क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से प्राकृतिक क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियां पाई जाती हैं। शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियां पाई जाती हैं। शंकुधारी वन क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र में, भूमध्य क्षेत्र में, या फिर चीनी प्रकार का क्षेत्र। तो किस तरह के क्षेत्र में इस तरह की जो है गर्मी पाई जाती है? शुष्क गर्मी और आर्द्र सर्दियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा भूमध्य क्षेत्र। क्या रहेगा आंसर? 15 का आंसर रहेगा भूमध्य क्षेत्र। भूमध्य क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पर शुष्क गर्मियां और आर्द्र सर्दियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं भूमध्य क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? कौन सा जो उपकरण है हवा और पेट्रोल गैस को मिलाता है? ए कार्बोरेटर, या फिर बी क्रैंक सॉफ्ट, या फिर सी चौक, या फिर डी सिलेंडर। तो क्या रहेगा आंसर? ये अतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? हवा और पेट्रोल गैस को कौन सा उपकरण मिलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा सिलेंडर। सिलेंडर आंसर रहेगा यहाँ पर डी। अंतः दहन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 17, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो संपादन में सहायता करता है। तो जो खून है, खून का महत्वपूर्ण घटक जो संपादन में सहायता करता है, जो कि स्कंदन में सहायता करता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो कि स्कंदन में सहायता करता है, यह कौन सा है? यह है ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, सीरम।
तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा जो ये है प्लेटलेट्स हैं। क्या? प्लेटलेट्स हैं। ये खून का महत्वपूर्ण घटक जो कि स्कंदन में सहायता करता है। खून का महत्वपूर्ण घटक है जो कि स्कंदन में सहायता करता है, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 18, पाई क्या है? पाई है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या अभाज्य संख्या है, या फिर करणी है। तो पाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा पाई है एक करणी। पाई एक करणी है। पाई एक करणी है। ये डी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं ताकि आपको जो है इम्पोर्टेंट लगे वो आप देख लीजिएगा। जो आपको ज़रूरत हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश है। तो सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा रूस है। सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश कौन सा है? रूस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो ये प्रकाश वर्ष है यह किसकी इकाई है? यह है विद्युत तीव्रता की इकाई है, दूरी की इकाई है, गुरुत्वाकर्षण की इकाई है, या फिर त्वरण की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा प्रकाश वर्ष है। ये है त्वरण की इकाई है। किसकी है? प्रकाश वर्ष त्वरण की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? ऐसा कौन सा रूसी यात्री रहा है जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखा? तो यह है ए अमंड सेन, या फिर बी यूरी गागरिन, या फिर सी मार्शल टीटे, या फिर डी कास्परोव। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा जो है यूरी गागरिन है। सबसे पहले ये रूस के हैं, सबसे पहले इन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा। यूरी गागरिन ने सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखा। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखने वाले यूरी गागरिन रहे हैं जो कि रूस के यात्री रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो ये सिंदरी है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ए स्टील उत्पादन के लिए, बी रासायनिक उर्वरक के लिए, सी कोयला उत्पादन के लिए, डी एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए। तो बिहार का सिकंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार का सिकंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है रासायनिक उर्वरक के लिए। सिकंदरी रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सिकंदरी रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। स्टील उत्पादन नहीं आएगा, कोयला उत्पादन नहीं आएगा, एल्यूमिनियम उत्पादन नहीं आएगा। बिहार की सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? रूस रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23, कथकली नृत्य किस राज्य में स्थित है? कथकली का आपको अच्छे से पता होगा, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु। तो जो कथकली जो है यह एक लोक नृत्य है। यह नृत्य केरल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? यह नृत्य केरल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है? जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यह किस निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है? घड़ी उत्पादन करती है, एयरक्राफ्ट उत्पादन करती है, बिजली उत्पादन करती है, या फिर डी मोटरसाइकिल उत्पादन करती है। तो ये एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, यह किस चीज़ का उत्पादन करती है? तो ये बताना है हमें, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर आंसर रहेगा एयरक्राफ्ट उत्पादन। एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह एयरक्राफ्ट उत्पादन में जो है उत्पादन करती है, एयरक्राफ्ट उत्पादन करती है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक उत्तरदायी है? पृथ्वी के विभिन्न भागों में, बहुत जो विभिन्न भाग हैं पृथ्वी के, उसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक उत्तरदायी है? जीवमंडल में परिवर्तन, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन, जल मंडल में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का? क्या आंसर रहेगा इसका? रहेगा जीव जंतु, वनस्पति एवं जीव जंतु में पाए जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो जीव मंडल परिवर्तन। यहाँ पर आंसर रहेगा, क्या रहेगा? भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। ये रहेगा आंसर बी, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन रहेगा आंसर बी। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक होता है? तो भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं जीव जंतुओं में पाई जाती हैं, इसलिए भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन आएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति और जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, जल्दी से कर लेते हैं। केवल 40 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं रखे, केवल 40 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 26, वृष्टिपात निम्नलिखित में से कौन सा किस प्रकार तड़ित तूफान की सशक्त संवेदी धारा से संबंधित है? तो जो ये वृष्टिपात है, वृष्टिपात यानी जो बर्फ गिरती है, ओले आते हैं, वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तड़ित तूफान की सशक्त संवहनी धाराओं से संबंधित है? वर्षा, ओला, हिम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो वृष्टिपात होता है इसको ओले बोलते हैं, ये ओले बोलते हैं वृष्टिपात। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, वृष्टिपात होता है ये ओलों के रूप में आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वातावरण में संघनन तब होता है जब, वातावरण में संघनन कंडेंसेशन तब होता है जब ए सापेक्षिक आर्द्रता 75% से अधिक बढ़ जाती है, या फिर बी तापमान औसांक तक पहुंच जाता है, या फिर सी तापमान हिमांक से नहीं नीचे गिर जाता है, या फिर डी निक्षेपित आर्द्रता बढ़ जाती है। तो वातावरण में जो संघनन है, कंडेंसेशन, तब होता है जब, कब होता है? सापेक्षिक आर्द्रता 75% से अधिक बढ़ जाती है, या फिर तापमान औसांक तक पहुंच जाता है, या फिर तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, या फिर निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तो 27 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा बी, तापमान औसांक तक पहुंच जाता है। जो तापमान होता है वो पहुंच जाता है औसांक तक। कहाँ तक? औसांक तक तापमान पहुंच जाता है, ये आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, राष्ट्रपति के अधीन है, संसद के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है। जो भारत की न्यायपालिका वो स्वतंत्र होती है, किसी के भी अधीन नहीं होती है। भारत की न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं होती, यह स्वतंत्र होती है। ये हो गए अपने 28 क्वेश्चन फ्रेंड्स। केवल 40 क्वेश्चन ही आज की क्लास में करेंगे। 29 क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। लुसेंट जीके के 10 पार्ट हमने कर रखे हैं। हरियाणा HSSC का अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो हरियाणा जीके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहाँ पर भी हमने 10-11 पार्ट हमने कर रखे हैं। और संपूर्ण हरियाणा का जो है हमने डिटेल बिल्कुल जीके को बिल्कुल अच्छे से कर रखा है 7 दिन में। तो 7 दिन में वो जो कर रखा है उसकी भी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा HSSC रिलेटेड। और आपको अगर हिस्ट्री जीके देखनी है तो आपको वो भी अलग से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अलग से हिस्ट्री की क्वेश्चंस की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है।
पॉलिटी की भी और ज्योग्राफी की भी। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है फ्रेंड्स। आपको आसानी रहेगी ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हो गई थी, मिलने में आपको दिक्कत हो रही थी, इसीलिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। तो उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में से होता है। तो क्या होता है निम्न में से? उच्च सदन में बहुमत दल, या फिर उच्च सदन में अल्पमत, या फिर निम्न सदन में बहुमत दल, या फिर निम्न सदन में अल्पमत। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न में आता है। तो प्रधानमंत्री कौन सा व्यक्ति चुना जाता है जो किस में आता है? उच्च सदन में बहुमत दल, या उच्च सदन में अल्पमत दल, या निम्न सदन में बहुमत दल, या फिर निम्न सदन में अल्पमत। तो यहाँ पर आंसर रहेगा निम्न सदन में बहुमत। जो निम्न सदन होता है उसमें जब बहुमत आ जाता है तो उसको जो है प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। निम्न सदन में बहुमत दल निम्न में आता है, तो यहाँ पर आएगा निम्न सदन में बहुमत दल। यदि व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है तो निम्न सदन में बहुमत दल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है? 30 क्वेश्चन है संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? जो संसदीय तंत्र होता है उसमें निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका इनमें से कौन सी है? संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है? यहाँ पर है ए राज्य का मुखिया, बी विधान परिषद, या फिर सी मंत्री परिषद, या फिर डी न्यायपालिका। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है? तो वास्तविक जो कार्यपालिका है वह मंत्री परिषद है, क्योंकि सारे कार्य मंत्री जो है अलग अलग मंत्रालय में सौंप दिए जाते हैं। तो मंत्री परिषद कार्यपालिका का मुख्य जो है वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्री परिषद है संसद तंत्र का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। जो समानता का अधिकार है वह भारतीय नागरिक जो हैं उनके लिए क्या सुनिश्चित कर देता है? समानता का अधिकार क्या सुनिश्चित कर देता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता। तो किस तरह की समानता आएगी? समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों को सुनिश्चित कर देता है। तो हर तरह की जो है स्वतंत्रता दे देता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता, हर एक समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक और राजनीतिक समानता, तीनों की तीनों समानताओं को सुनिश्चित कर देता है समानता का अधिकार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देश में बेरोजगारी बढ़ाने का मुख्य कारण कौन सा है? जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है इसका मुख्य कारण कौन सा है? देश में बेरोजगारी बढ़ाने का मुख्य कारण कौन सा है? गरीबी है, निरक्षरता है, या फिर काला धन है, या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वह ना तो गरीबी की वजह से बढ़ रही है, ना ही निरक्षरता की वजह से बढ़ रही है, ना ही काले धन की वजह से बढ़ रही है, बल्कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। इस वजह से जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्लेम स्टील पॉइंट कहाँ स्थित है? स्लेम स्टील पॉइंट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरल में है। तो स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो स्लेम स्टील प्लांट है 33 का आंसर रहेगा तमिलनाडु में। तो स्लेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है स्लेम स्टील प्लांट। कहाँ पर है स्लेम स्टील प्लांट? यह है तमिलनाडु में स्थित है। स्लेम स्टील प्लांट है तमिलनाडु में। 33 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। केवल थोड़े से क्वेश्चन अपने बचे हैं। केवल 40 क्वेश्चन है, 7 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जल्दी से कर लेते हैं इनको 5 मिनट में फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी विशाल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी विशाल मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा के आधार पर 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? भाषा के आधार पर बताना है, ये याद रखना है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1953 में। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 1956। डी आंसर रहेगा, 1956 आंसर रहेगा। ये जो 1956 है, इसमें भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना, भाषा के आधार पर जो राज्य हैं हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, असम है, ये सारे राज्य हैं। ये भाषा के आधार पर इनको, भाषा के आधार पर जो ये राज्य हैं, इनकी पुनः संरचना किस वर्ष की गई? तो भाषा के आधार पर इनको बांट दिया गया, पुनः संरचना इनकी कर दी गई 1956 में। 1956 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? मुख्य प्रयोजन क्या होता है? संतुलित पुनः वन्यकरण, या फिर किसानों के लिए ईंधन एवं काष्ठ पौधरोपण, या फिर बड़े पैमाने पर वनारोपण, या फिर औषधीय एवं अन्य फलों की बागवानी। तो क्या रहेगा आंसर? सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन होता है संतुलित पुनः वन्यकरण, किसानों के लिए ईंधन एवं काष्ठ पौधरोपण, बड़े पैमाने पर वनारोपण, या फिर औषधीय अन्य फलों की बागवानी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा बड़े पैमाने पर वनारोपण। ये रहेगा आंसर। सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन होता है बड़े पैमाने पर वनारोपण करना, वनों को लगाना, बड़े पैमाने पर वनारोपण करना सामाजिक वानिकी का प्रमुख प्रयोजन होता है। तो ये हो गए अपने 36 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 37 क्वेश्चन पर देख लेते हैं। जल्दी से 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाना फ्रेंड्स, अभी मत जाना। 4 क्वेश्चन ये देख के जाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 37, मृग तृष्णा दिखाई देती है। तो मृग तृष्णा दिखाई देती है, मृग तृष्णा दिखाई देती है क्या? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में, महासागरों में, वनों में, समताप मंडल में। तो कहाँ पर दिखाई देती है मृग तृष्णा? तो मृग तृष्णा दिखाई देती है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है मृग तृष्णा? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में मृग तृष्णा दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न में से होकर बहती है। जो उत्तरी मैदान है उनमें गंगा निम्न में से होकर बहती है। तो किस में से होकर बहती है? लखनऊ से, इलाहाबाद से, महासागरों से, समताप मंडल से। तो उत्तर मैदान में गंगा नदी निम्न में से होकर बहती है। तो यहाँ पर लखनऊ, उत्तर मैदान में गंगा लखनऊ से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? उत्तर मैदान में गंगा लखनऊ से होकर बहती है। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? और 40, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सुबह हमारी एक करंट अफेयर भी रहती है, शॉर्ट्स रहती है फ्रेंड्स, वो शॉर्ट भी आप देख लीजिए करें, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दें। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी करें फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो है वीडियोस को। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 क्या है? और 40। 39 क्वेश्चन क्या है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी है हिमाचल में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, पटना में। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी है ये कहाँ पर है? ना तो हिमाचल प्रदेश में है, ना ही इलाहाबाद में है, ना ही हरिद्वार में है, ना ही पटना में है। तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स?
पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये ना तो हिमाचल में है, ना ही इलाहाबाद में है, ना ही हरिद्वार में है, ना ही पटना में है। ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो जो ये देश दे रखे हैं इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, जापान। तो जो ये म्यांमार है ये भी भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन जो जापान है, जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत के पड़ोसी देश हैं म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये हैं। पहले म्यांमार का नाम बर्मा था, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। और डेली अपनी क्लास में केवल 40 क्वेश्चन हम रखते हैं जीके के। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं आप, और शेयर करना ना भूलें। और एक अपनी क्लास 3 बजे भी रहती है, अगर आपको नहीं पता है, न्यू हैं आप चैनल पर, तो एक 3 बजे क्लास होती है अपनी। 3 से 3:30 पर हम करते हैं जीके, वो करते हैं हम साइंस जीके करते हैं 3 से 3:30 पर। और यहाँ पर 8 बजे करते हैं हम, 8 से 8:40। मैं आपको डेली ये बात बताती हूँ, 8 से 8:40 पर हम जीके की क्लास रखते हैं डेली। और तो दोनों इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो साइंस की जीके हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज हम साइंस को कवर कर रहे हैं। और इसके हमारे 17 टॉपिक हो चुके हैं। 17 का आज हमने सेकंड पार्ट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये भी देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हर एक प्लेलिस्ट का। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के आपको जीके चाहिए है, तो आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं लगा दूंगी। और करंट अफेयर शॉर्ट्स रहती है फ्रेंड्स अपनी, सुबह एक करंट अफेयर की शॉर्ट्स रहती है, शॉर्ट्स केवल 15 सेकंड की, तो वो भी आप देख लीजिए करें डेली। और उसको भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 3 बजे, 3 से 3:30। प्लीज़ क्लास में आप टाइम से आ जाया करें फ्रेंड्स। केवल आधे घंटे की क्लास रहती है, और आधे घंटे की क्लास में भी आप लेट हो जाते हैं। केवल हम 25 या 20 क्वेश्चन ही तो करते हैं, केवल डेली 25 या 20 क्वेश्चन ही रहते हैं अपने साइंस की क्लास में, आप उसमें भी लेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ टाइम से आप ज्वाइन कर लिया करें क्लास को, और शाम वाली क्लास को भी प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करें। अगर आपकी कोई रीज़न हो जाता है, आपकी क्लास रह जाती है, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, ये प्रीमियर पर चलती है अपनी क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।